आज का वीडियो हम क्षेत्रमिति में चल रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रमिति का टॉपिक पर आज का वीडियो है। और क्षेत्रमिति में आज का जो टॉपिक है वो है वृत्त, सर्किल के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, सर्किल एक्चुअली क्षेत्रमिति में जब हम बात करेंगे तो क्या क्या टॉपिक इसमें हमको जानना होगा। तो ऐसे मूल रूप से हम लोग जो जानना होता है कि इसमें परिधि क्या है, परिधि के बारे में हमको जानना होगा कि परिधि निकालते हैं हम लोग, क्षेत्रफल इसका निकालते हैं, और फिर उसके अंदर में कुछ टर्म्स जो होते हैं उसको भी हमको समझना होगा। आज हम कंसेप्चुअल बेस का ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें सिर्फ फार्मूला होगा, और फार्मूला के बाद का जो अगला वीडियो बनेगा उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, जो ये डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें लगते हैं, और इसके अलावा क्लास 9 वगैरह में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो आज अब हम जो हम शुरू कर रहे हैं उसमें समझते हैं कि परिधि क्या होता है। सबसे पहले तो परिधि सामान्य तौर पर जब हम बात करते हैं तो देखो ये अगर वृत्त यहाँ पर है, इसमें जो घेरा है ना, ये जो घेरा है ये इस तरह से ऐसे जो गया है माने सर्किल बना हुआ, ये जो सिर्फ रास्ता है ये इस तरह का, ये घेरा को ही एक तरह से हम लोग परिधि कहते हैं। तात्पर्य हुआ कि परिधि का मतलब सीधा सीधा हम समझ सकते हैं कि घेरा, एक राउंडिंग जो इस तरह से गोल गोल किया हुआ है। तो ये जो पाथ है, इस पाथ को ही हम लोग एक तरह से क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। उसका जो मेजरमेंट होता है, माने इस पाथ का जो मेजरमेंट होता है, जैसे यहाँ से अगर स्टार्ट हम कर रहे हैं और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद ये पूरा राउंड लगाते हुए, अगर यहाँ से राउंड लगाते हुए अगर हम जा रहे हैं और जाते जाते हम अगर फिर यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो ये कंप्लीट एक घेरा हो गया। इतनी जो लंबाई हमको मिलती है, इसी लंबाई को एक तरह से हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, घेरा कहते हैं। और सामान्य तौर पर इसका परिसीमा भी कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परिमाप भी कहते हैं, परिसीमा भी कहते हैं। और इसका क्षेत्रफल निकलता है, परिभाषा देने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र सामान्य तौर पर हम लोग जानते हैं, केंद्र क्या होता है कि वृत्त के अंदर का सबसे जो मूल बिंदु होता है, बीच का एकदम बिंदु। ठीक है, यहाँ पर जो बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। उसके बाद इसमें सबसे पहले अर्धव्यास ही समझ लेने में अच्छा होता है कि अर्धव्यास या त्रिज्या, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ अर्धव्यास, आईसी का एक दूसरा नाम होता है त्रिज्या भी। ठीक है, इस त्रिज्या का जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि एक वृत्त के अंदर में जो केंद्र है और केंद्र और परिधि पर का कोई एक बिंदु ले लेते हैं, उसको जब हम मिलाते हैं तो मिलाने के बाद जो सरल रेखा माने रेखाखंड प्राप्त होता है, इस रेखाखंड की जितनी लंबाई होती है उसी को हम लोग अर्धव्यास कहते हैं। ठीक है, तो ये अर्धव्यास हो गया। और इसका जब हम डबल कर देते हैं, इसी को सीधा सीधा हम अगर पूरा ले लेते हैं ऐसे, तो ये एक तरह से अर्धव्यास का जो डबल हो गया वो व्यास हो जाएगा। और व्यास को हम इस तरह से भी परिभाषा दे सकते हैं कि वृत्त के जो परिधि है उसका दो भिन्न बिंदु ले लें और उन दो जो बिंदु है उसको ऐसे मिलाएं कि वो केंद्र से होकर गुजरे। तो ये जो रेखाखंड प्राप्त होगा ना हमको, माने केंद्र से गुजरने वाला जो इस तरह का रेखाखंड प्राप्त होगा, वृत्त के परिधि को मिलाने वाला ऐसा दो भिन्न बिंदु माने दो भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी सरल रेखा जो केंद्र से होकर के गुजरता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। एक्चुअली व्यास जो होता है वो अर्धव्यास का दुगना होता है। ठीक है, वो हम लोग फिर परिभाषा के साथ साथ फॉर्मूला में भी पढ़ेंगे। अभी हम एक टर्म देख ले रहे हैं। टर्म देखने के बाद इसमें देखिए, व्यास हो गया, परिधि हो गया, अर्धव्यास हो गया। अब इसमें कुछ और टर्म भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ चाप क्या होता है, चाप समझ लेना होता है। हम चित्र ऐसे बना कर रख दिए थे, तो इसमें चाप से तात्पर्य होता है, जैसे देखिए आप एक ये वृत्त है, यहाँ से इस वृत्त में से अगर आप इतना सारा काट लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर काट लेते हैं, ये वाला ये टुकड़ा अगर इतना से इतना काट लें तो ये वाला टुकड़ा इतना बड़ा जो होता है ये एक प्रकार से चाप होता है। मतलब एक तरह से परिधि के जो परिधि है, हमको परिधि का एक प्रकार से खंड समझ सकते हैं, इसको मान टुकड़ा समझ सकते हैं। ठीक है, परिधि का टुकड़ा, ये पूरा परिधि है। इस परिधि में से हमने क्या किया कि एक टुकड़ा काट लिया, तो ये हो गया क्या, चाप हो गया। सामान्य तौर पर चाप का जो मेजरमेंट होता है, माप होता है, उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं एल का। ठीक है, और फिर फॉर्मूला में भी देखेंगे। अब उसके बाद एक शब्द है इसमें देखिए, जीवा, जीवा या चापकर्ण। जीवा यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये वाला लाइन। परिधि के दो भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, ये एक रेखाखंड माने दो भिन्न बिंदु है। ये देखिए, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इसको मिलाने वाली ऐसी रेखाखंड जो केंद्र से होकर के नहीं गुजर रहा है, माने केंद्र बीच में कहीं है, वहां से नहीं गुजरता है। जब केंद्र से होकर नहीं गुजरे तो उसको जीवा कहेंगे। और ऐसा ही कोई जीवा जो केंद्र से गुजरने लग जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यास कह देंगे। एक तरह से व्यास जो होता है जीवा का
माने अधिकतम रूप होता है, सबसे बड़ा रूप होता है, माने किसी वृत्त के अंदर में जो सबसे बड़ी जीवा होती है वही व्यास होता है। ठीक है, तो ये जीवा हो गया। जीवा क्या करता है, देखिए यहाँ अगर जीवा का बात करेंगे तो जीवा, जैसे यहाँ भी ले सकते हैं, तो जीवा का जो बात करेंगे तो वो क्या करता है, इस वृत्त को दो खंडों में बांट दिया। जैसे देखिए एक खंड इधर हो गया, ये पूरा ये वाला खंड, ये वाला पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये दो पार्ट जो बटा, इस दो पार्ट में से प्रत्येक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से देखिए ये वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड। और इस वृत्तखंड का दूसरा नाम होता है अवधा भी। तो इसमें से वृत्तखंड जो है, देखिए ये इधर वाला जो छोटा भाग है, तो इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक को ये कहेंगे लघु वृत्तखंड, और ये चूंकि बड़ा भाग है इधर, तो ये वाला कहलाएगा हमको दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। तो इस तरह से लघु वृत्तखंड हो गया और दीर्घ वृत्तखंड हो गया। ठीक है, दो प्रकार से हो गया। इसी में एक शब्द आता है, देखिए त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का मतलब हुआ ये जो त्रिज्या या अर्धव्यास है, ये वाला देखिए, ये वाला जो है त्रिज्या है या अर्धव्यास है। ठीक है, इसके द्वारा जो क्षेत्र घिरा हुआ है, ये वाला क्षेत्र, तो ये एक इधर का क्षेत्र हो गया। और ऐसे फिर इधर भी हम ले सकते हैं, ये वाला भी भाग ले सकते हैं, ये वाला भाग। ठीक है, तो ये वाला भाग जो लेंगे तो ये कहलाएगा फिर वैसे ही दीर्घ त्रिज्यखंड इधर वाला, और ये वाला जो भाग हो गया वो कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, तो ये त्रिज्यखंड हो गया। तो इसमें से त्रिज्यखंड, उसके अलावे जैसे होता है अर्धवृत्त होता है। तो अर्धवृत्त सामान्य तौर पर समझिए कि जैसे वृत्त है और उस वृत्त के बीच में से हम अर्धव्यास खींचने के बाद जो आधा आधा बट जाता है, जैसे हम ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पर एक ऐसे वृत्त ले लिया हमने, इस वृत्त में से हमने अगर मान लो यहाँ केंद्र है और इस तरह से अगर हम ऐसे एक व्यास खींच दिया, तो इधर का जो भाग हो गया, ये वाला भाग, ये आधा वृत्त हो गया, और इधर का भाग भी आधा वृत्त हो गया एक तरह से। ठीक है, तो इधर का भी एक अर्धवृत्त कहलाएगा, और ये बराबर बराबर भाग में बट गया, तो ये क्या कहलाया, अर्धवृत्त कहलाया। ठीक है, तो इस तरह से अर्धवृत्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि एक शब्द का प्रयोग इसमें फिर होता है परिवृत्त। अभी हम सब टर्म को समझ ले रहे हैं, टर्म के समझने के बाद फिर हम इसके कुछ फॉर्मूलाज को भी देखेंगे। तो यहाँ पर परिवृत्त शब्द आता है। परिवृत्त का मतलब हुआ कि बाहर बाहर से वृत्त, जैसे चतुर्भुज, यहाँ पर कोई भी वर्ग दिया हुआ है, वर्ग के बाहर बाहर ये जो बाहर बाहर जो दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। ये बाहर बाहर देखिए इस तरह से जो बना हुआ है ऐसे, इस तरह से, तो ये बाहर बाहर वृत्त बना हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से परिवृत्त कहते हैं। और ये चूंकि चतुर्भुज के बाहर बना हुआ है तो ये चतुर्भुज का परिवृत्त है। इसी तरह से त्रिभुज के बाहर बना हुआ है, यहाँ पर देखिए, तो ये वाला क्या हो गया, त्रिभुज का परिवृत्त हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज का परिवृत्त और चतुर्भुज। इसी तरह से एक अंतःवृत्त का बात होता है। अंतःवृत्त का यहाँ पर चित्र नहीं बनाए, हम यहाँ ऐसे रफली बना दे रहे हैं। ठीक है, कि देखिए जैसे अगर एक पहले से वृत्त बना हुआ है और उसके ये क्या था कि वृत्त के अंदर में त्रिभुज है, इसका उल्टा। अब मान ले त्रिभुज अगर पहले से बना हुआ है, हमको चतुर्भुज या त्रिभुज पहले से बना हुआ है, और उसके अंदर में अगर एक वृत्त बना दिए हम ऐसे, इस तरह से ऐसे वृत्त बना दिए, तो ये जो होता है ये क्या होता है, ये अंतःवृत्त कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से चतुर्भुज के भी अंदर में अगर बना हुआ है तो वो चतुर्भुज का अंतःवृत्त कहलाएगा, और अगर त्रिभुज के अंदर बना हुआ तो क्या कहलाएगा, त्रिभुज का अंतःवृत्त कहलाएगा। तो इस प्रकार से कुछ टर्म्स है जो हमने देखा। अब कुछ हम फॉर्मूला को देखते हैं इसमें से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या क्या होगा इसको हम लोग एक बार देखते हैं। अभी देखिए यहाँ है, इसमें कुछ सिंबल का जैसे प्रयोग करते हैं, वही जो सिंबल हम लोग नाम देख रहे हैं उसको सिंबल में भी प्रयोग करते हैं। जैसे है व्यास है, तो व्यास को हम लोग क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, क्योंकि माने व्यास मतलब डायमीटर हो गया तो डी लिखेंगे। परिधि को हम लोग सी लिखते हैं, क्षेत्रफल को ए लिखते हैं, और अर्धव्यास को क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। इसमें अगर व्यास का फॉर्मूला अगर बात करते हैं हम, तो व्यास बराबर होता है, चूंकि अर्धव्यास का वो दुगना होता है, तो हम लिखेंगे व्यास डी बराबर 2 गुने अर्धव्यास। मतलब इसको थोड़ा छोटा करके अगर लिखें इस तरह से, तो डी बराबर क्या हो गया, 2r। अब ये डी मतलब व्यास बराबर अर्धव्यास का दुगना हुआ, तो अर्धव्यास बराबर क्या होगा, व्यास का आधा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से r बराबर d/2, ये फॉर्मूला बन गया। इसके अलावे अब इसमें परिधि निकालने के लिए जो सूत्र होता है, यहाँ देखिए परिधि निकालने के लिए जो सूत्र है वो है, अगर अर्धव्यास दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 2πr, और अगर व्यास दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लिखेंगे πd। क्यों, ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2r का मतलब होता है d, तो इसलिए हम πd लिखेंगे। अब ये जो पाई शब्द का प्रयोग यहाँ, माने पाई टर्म का जो प्रयोग हुआ है, वो पाई एक्चुअली क्या है, पाई
एक प्रकार से एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, जिसका मान होता है 22/7। ठीक है, तो इसका जब भी हमको जरूरत पड़ेगा तो हम 22/7 ले लेंगे, यूज करेंगे। हो गया। तो इस तरह से अब देखिए यहां कि वृत्त का क्षेत्रफल के लिए जब हम फॉर्मूला बात करते हैं, यहां देखिए क्षेत्रफल के लिए तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। एक्चुअली क्षेत्रफल को क्या ए बोलते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इससे हम अगर चाहें, ध्यान से समझिएगा, तो डी का मान इससे निकाल सकते हैं। मतलब इससे तात्पर्य है कि परिधि अगर दिया हुआ है तो परिधि से हम भी डी का मान निकाल सकते हैं। कैसे, पाई डी बराबर, चूंकि है सी, तो पाई डी बराबर अगर सी है तो डी बराबर क्या होगा, सी बटे पाई हो जाएगा, सी बटे पाई। तो यही बात यहां फॉर्मूला में लिख दिया है कि डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम परिधि बटे पाई लिखेंगे या सी बटे पाई लिखेंगे, तो डी का मान निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आर का मान निकालना चाहें तो आर का मान भी इसी तरह से निकल जाएगा, जैसे ये वाला से परिधि से निकल जाएगा, क्या, परिधि बटे 2 पाई और सी बटे 2 पाई। यहां पर हम लिख के रखे थे। यहां पर अगर अर्धव्यास अगर या व्यास हमको अगर इसके आधार पर निकालना हो, क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, तब क्या करेंगे, तब यहां पर इस तरह से हमको अर्धव्यास पहले निकाल के देख लीजिए, ऐसे करके हो जाएगा। देखिए यहां चूंकि पाई आर स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो अगर हम आर स्क्वायर बराबर करेंगे तो क्या होगा, ए बटे पाई हो जाएगा। अगर हम आर बराबर करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट ए बटे पाई होगा कि नहीं, बोलिए। तो इस तरह से यहां पर आर का मान निकल जाएगा कैसा, अंडर रूट ए बटे पाई होगा। तो हम इसी को, अगर आर का मान अगर क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा इसके निकालने में, डी निकालने में माने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होगा, तो जरूरत नहीं है। जब भी आपको कभी डी निकालना हो तो पहले ही एक काम कीजिए कि आर ही निकाल लिया कीजिए। ठीक है, आर निकालने के बाद डी निकालना बिल्कुल इजी होता है, क्या कि आर का डबल कर देते हैं तो डी निकल जाता है। तो हम डायरेक्ट नहीं लेकर के हम यहाँ पर आर का ही ले लेते हैं, उसके बाद इसका अलग से लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया है। तो इस प्रकार से अब देखिए हम यहाँ कुछ, ये तो वृत्त का बात हुआ। अर्धवृत्त के, जैसे अर्धवृत्त का यहाँ पर फिगर ऐसे बना दिए हैं, वृत्त का आधा, सिर्फ आधा ही रखे हैं इसको। तो इसमें अर्धवृत्त का जब हम बात करते हैं तो इसके लिए अगर हमको क्या क्या निकल सकता है, तो जैसे अर्धवृत्त का बात करेंगे तो परिधि निकलेगा। मैंने एक्चुअली इसको परिसीमा भी कहते हैं, परिधि बोले, परिसीमा बोले, जो भी कह सकते हैं, ज़्यादातर यूज करते हैं परिसीमा ही। वृत्त के लिए जब बात करते हैं तो परिधि का यूज करते हैं। तो अगर इसका परिधि निकालेंगे तो ये सिंपल है कि पूरा वृत्त के आधा हो जाएगा। इसमें साथ में देखिए, अगर ये वृत्त पूरा रहा होता, जैसे ये देखिए वृत्त है, अगर पूरा ही रहा होता ऐसे, तो इसमें का परिधि निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। यहाँ देखिए 2 पाई आर होता है ना। लेकिन उसका तो हम अगर बीच से व्यास काट दिए तो क्या हुआ, आधा हो गया। तो आधा कर दिए हम, 2 पाई आर का आधा कर दिए यहाँ पर। ठीक है, 2 पाई आर का आधा कर दिए, 2 पाई आर बटे 2 कर दिए। लेकिन साथ में ये वाला जो लाइन है वही तो परिधि का मतलब क्या होता है, एक तरह से घेरा, सब तरफ से घेरा। तो ये तो आधा वृत्त का आधा परिधि हो गया, माने वृत्त के परिधि का आधा हो गया इधर वाला भाग, और ये वाला भाग क्या हो गया, व्यास हो गया। तो इसको जोड़ देंगे तो व्यास को हम जोड़ दिए, मतलब डी जोड़ दिए। इसको थोड़ा चाहे तो और कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे 2 और 2 कट गया है ना, ये वाला देखिए कट गया है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि पाई आर प्लस डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए पाई आर तो है ये, और डी का मतलब 2r भी होता है। तो हम अगर दोनों में से r कॉमन ले लें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, r इंटू पाई प्लस 2, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अर्धवृत्त की परिधि का बात अगर करेंगे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि r इंटू पाई प्लस 2। अब इसका क्षेत्रफल का जब बात करेंगे, ठीक है, तो इसी का क्षेत्रफल, मतलब अर्धवृत्त के लिए ही हम बात कर रहे हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का बात करते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या होगा कि सीधा पूरा वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर देंगे, पाई आर स्क्वायर बटे 2 कर देंगे। पाई आर स्क्वायर जितना है और उसका क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर चाहे तो इसको, हालांकि इतना ही लिखने से अर्धव्यास के रूप में ही ज़्यादातर जब भी माने बनाना होगा कोई मैथ्स को, तो हमको ज़्यादातर अर्धव्यास के रूप में ही बनाएंगे माने लेकर के, क्योंकि व्यास के रूप में लेने का जरूरत नहीं है। जैसे अगर कहीं व्यास दिया हो तो उसको आधा कर लेंगे और उससे अर्धव्यास निकल जाएगा और डायरेक्ट फॉर्मूला। बाय द वे अगर हमको डायरेक्ट फॉर्मूला अगर इसमें व्यास के रूप में लेना हो, ये वाला में, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये वाला आर का मान क्या करेंगे, d/2 कर देंगे यहाँ, तो उसके आधार पर चेंज करके ले सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है।
ठीक है। तो इस प्रकार से अर्धवृत्त का हो गया। अब यहाँ से देखिए जो सेक्टर लिखे थे हम, सेक्टर से तात्पर्य है ये त्रिज्यखंड से, त्रिज्यखंड के बारे में हम समझ गए थे कि त्रिज्यखंड क्या होता है। यहाँ पर चित्र भी बना हुआ है, ये वाला जो भाग है ये त्रिज्यखंड एक तरह से है, ठीक है। हालांकि ये दोनों तरफ का भाग, माने इधर का भाग भी त्रिज्यखंड कहलाएगा, लेकिन ये दीर्घ कहलाएगा और इधर लघु कहलाएगा। अब हमको जो कोण दिया रहेगा उसके आधार पर हमको निकालना पड़ेगा। बोलेगा कि ये वाला कोण के आधार पर निकालिए, तो हम ये वाला कोण के आधार पर त्रिज्यखंड को निकालेंगे। तो त्रिज्यखंड में क्या क्या निकलता है हमको, तो उसका क्षेत्रफल निकलता है और उसका परिसीमा भी निकलता है जिसको परिमाप कहते हैं, और इसका ये वाला जो भाग है ना ये चाप निकलता है, ये वाला चाप निकलता है, ठीक है, ये है ना। तो ये निकलता है जिसको एल बोलते हैं। इसके लिए फॉर्मूला किस तरह से है, तो देखिए फॉर्मूला है यहाँ पर कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। एक्चुअली ये फॉर्मूला जो निकलता है उसके लिए थोड़ा सा अगर हमको समझ लेना भी पड़े तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। यहाँ देख लीजिए बीच में ही हम ऐसे डाल दे रहे हैं कि जैसे पूरा इसको रफली थोड़ा इस तरह समझ लीजिए कि देखिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला होता है जानते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। और इसके लिए अगर पूरा कोण का बात करें तो कितना होगा 360 डिग्री, मतलब ये पूरा कोण के हिसाब से अगर हम देखें 360 डिग्री, ये पूरा वृत्त के लिए क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 360 डिग्री के लिए क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो एक एक नियम से सोचें या त्रैसिक विधि से भी सोच सकते हैं। 1 डिग्री के लिए क्षेत्रफल कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर और बटे 360। तो अगर हमको कोण यहाँ पर थीटा डिग्री दिया हुआ है तो थीटा डिग्री के लिए कितना होगा, तो उस तरह से थीटा डिग्री के लिए क्या हो जाएगा 300 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला निकल जा रहा है इसका, इसमें यहाँ पर कोई दिक्कत है तो हम ये फॉर्मूला निकाल भी सकते हैं, और वैसे जरूरत नहीं है अभी, तो पहले डायरेक्ट फॉर्मूला हम मैंने यूज करने के टाइम में जरूरत होगा तो निकालेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट हम याद रख रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल गुणे जो त्रिज्यखंड का कोण है और बटे 360 डिग्री। अब अगर हम परिसीमा का बात करते हैं, इसका परिसीमा या परिमाप का बात, तो एक्चुअली इसमें परिसीमा या परिमाप का जो बात करेंगे तो ये देखिए ये वाला इधर में चाप है, ये वाला ये चाप, और इधर एक ये त्रिज्या है और इधर एक त्रिज्या है। तो 2 त्रिज्या और एक चाप को मिलाकर के इसका परिसीमा हो जाएगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, चाप प्लस 2 गुने अर्धव्यास कर देंगे, ठीक है। अब चाप प्लस 2 गुने अर्धव्यास किए, ये या त्रिज्या कर दिए। लेकिन चाप का अगर हमको डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं देखिए यहाँ कि एक्चुअली परिधि के हिसाब से, चाप तो परिधि का टुकड़ा होता है, पूरा परिधि का टुकड़ा होता है एक तरह से। तो चाप के लिए फॉर्मूला निकलता है परिधि गुने थीटा बटे 360 डिग्री, मतलब परिधि मतलब 2 पाई आर गुने थीटा बटे 360 डिग्री। और ये परिधि जो 2 पाई आर थीटा बटे 360 है उसमें से 2 को अगर हम यहाँ से काट लेते हैं, देखिए ये वाला, तो कट जाएगा 180 डिग्री, अर्थात पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। ये हो गया चाप का फॉर्मूला, यहाँ हम रख करके और चाहे तो फिर जितना कैलकुलेशन है कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब एक बार हम देख लेते हैं वृत्तखंड के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए वृत्तखंड इस तरफ है, वृत्तखंड में सेगमेंट वो भी वैसे ही लघु और दीर्घ होता है। ये वाला भाग जो है ना, ये एक तरह से इधर वाला भाग हम समझा भी चुके हैं, ये वृत्तखंड कहलाता है। तो ये छोटा वाला भाग है, और ये इधर का भाग भी हम अगर लेंगे तो ये भी वृत्तखंड ही कहलाएगा, ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। अब सवाल है कि वो किधर का दिया हुआ है एंगल, हम उसी का काम करेंगे। ज़्यादातर एंगल बोल देगा कि ये वाला एंगल के लिए हमको निकालना है, तो ये एंगल अगर ये इधर का दे दिया तो हम इधर का निकालेंगे। तो इसका सिर्फ क्षेत्रफल निकालना एक तरह से हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। तो ये सामान्यतः अगर देखेंगे तो सभी कंपटीशन में नहीं आता है, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का ज़्यादा प्रयोग हो जाता है। किसी किसी में अगर ये वाला जो त्रिभुज है अगर ये समबाहु त्रिभुज के तौर पर अगर दे दिया है तब ज़्यादातर दे देता, मतलब स्पेशली खाली समबाहु त्रिभुज के लिए अगर देगा तो दे देगा, और अगर समबाहु त्रिभुज के अलावे अगर देता है तो वो फिर सिंपल मैंने छोटे लेवल का जो कंपटीशन है या उसमें है वो नहीं यूज होता है। लेकिन अगर हमको त्रिकोणमिति का थोड़ा नॉलेज है तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्या है कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो त्रिज्यखंड ये पूरा है, ये त्रिज्यखंड मतलब इतना बड़ा जो क्षेत्रफल है, इसके क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को अगर माइनस हम कर दें यहाँ से, तो ये क्या बनेगा, हमको ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, और इस तरह से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए ये वाला है, ठीक है, और इसमें से माइनस कर दिए हम ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये सामान्य तौर पर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है हाफ इंटू रेडियस का स्क्वायर
इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब ये साइन थीटा यहाँ पर थीटा का मान जो दिया हुआ रहेगा उसमें रख देंगे, और त्रिकोणमिति में जो मान निकालने का होता है हमने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है उसमें, तो उसमें से साइन थीटा कॉस थीटा का मान कैसे निकलता है और कितना होता है वो याद रखने का होता है, उसके आधार पर हम मान रख देंगे और कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया ये। अब हम कुछ परिवृत्त के बारे में बात कर लेते हैं। परिवृत्त में जैसे सामान्यतः जब परिवृत्त का बात करते हैं तो किसी किसी का फॉर्मूला हम यहाँ पर दे करके छोड़ते हैं। जैसे कि खास करके परिवृत्त अगर बात करते हैं समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त, तो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त के लिए हमको फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में चूंकि हम ऐसे बना दिए हैं, ऐसे चित्र ऐसे वो बराबर है कि नहीं, वो हम ऐसे बना दिए हैं रफली। तो इसमें अगर ये समबाहु त्रिभुज है जिसमें मान लो तीनों भुजा दिया हुआ, मान ले ए ऐसे करके एक तीनों भुजा दिया हुआ है, और इसका ये परिवृत्त बना हुआ, ठीक है। ये परिवृत्त जो है बना हुआ, तो इस परिवृत्त का यहाँ पर अगर हमको परिवृत्त से संबंधित इसका अर्धव्यास निकालना है, जिसको परिअर्धव्यास कहेंगे, ठीक है। परिवृत्त का अर्धव्यास मतलब शॉर्ट में उसको परिअर्धव्यास भी कहते हैं। तो ये निकालना होता है, और परिवृत्त का परिधि निकालना होता है, परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो इस समबाहु त्रिभुज के लिए ज़्यादा आसान होता है और ज़्यादातर क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज के लिए ही देता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, देखिए आप अगर ध्यान समझिएगा तो इसकी भुजा दिया हुआ है, हम इसके सबसे पहले क्या करते हैं ऊंचाई निकाल लेते हैं, ये वाला निकालते हैं। ये ऊंचाई जब निकालेंगे तो इसमें ऊंचाई जो है ना, ये इधर से भी अगर हम ऊंचाई करें तो दोनों जहाँ पर काटता है वो बिंदु, ये वाला बिंदु एक अलग से हम लोग का जानना होता है कि किसी त्रिभुज में जो लंब है, यहाँ ये लंब हम डालें इधर और इधर भी लंब डालें, ठीक है। और ये अगर इसको समद्विभाजित करता है, यहाँ पर देखिए चूंकि समबाहु त्रिभुज में जब ये लंब डालेंगे ना तो ये क्या करेगा, इस भुजा को समद्विभाजित भी करेगा। तो इसका मतलब ये मध्यमा भी होगा, ये वाला जो लाइन होगा ये क्या होगा, मध्यमा भी होगा। तो एक तरह से मध्यमा या मध्यमिका, और ये लंब भी हो गया और मध्यमिका भी हो गया। तो दोनों जहां एक दूसरे को काटता है जिस बिंदु पर, वो बिंदु एक तरह से यहां पर ये कहलाता है गुरुत्व केंद्र कहलाता है, ठीक है, गुरुत्व केंद्र। तो ये जो गुरुत्व केंद्र यहां पर हो गया, ये गुरुत्व केंद्र क्या करता है, अलग से एक नियम पढ़ने का होता है कि ये गुरुत्व केंद्र इसको 2 और 1 के भाग में, माने 2:1 में विभाजित करता है। माने किसी त्रिभुज के जो गुरुत्व केंद्र होते हैं वो लंब को, जो लंब भुजा है जो उस पर डाला हुआ, माने मध्यमा को, यहाँ पर तो लंब होगा लेकिन एक्चुअली मध्यमा को बांटता है। लेकिन समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, मध्यमा और लंब जो है एक ही एक तरह से रहता है, तो इसको क्या करता है 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटता है। तो इधर वाला भाग 2 भाग हो जाएगा, इधर वाला भाग 1 भाग हो जाएगा। तो अगर ऊपर का भाग हम बात करें, जैसे यहाँ पर अगर ओ मान लें, तो OA का बात अगर करें तो ये क्या होगा, 2 भाग हो जाएगा, माने 2/3 गुने ये ऊंचाई होगा कि नहीं, 2/3 गुने ऊंचाई कर देंगे तो होगा। अब देखिए यही जो होगा ना एक तरह से अर्धव्यास हो गया, ये वाला भाग जो निकला क्या निकला, हमको अर्धव्यास निकल गया। तो अर्धव्यास का लंबाई कैसे निकलेगा, 2/3 गुने ऊंचाई। आज चूंकि ऊंचाई का बात करेंगे, जब त्रिभुज की भुजा हमको दिया हुआ है, कौन सा समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है, तो उसका अगर लंबाई मतलब भुजा की लंबाई दिया हुआ है तो उससे हम ऊंचाई कैसे निकालते हैं, उसका डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है कि √3/2 गुने ए होता है, ठीक है। अब ये ऊंचाई निकल गया और इस ऊंचाई को हम इस अनुपात में बांट दिए, इसके अनुपात में 2:1 में, तो वो बांट करके कैसा आएगा, तो 2/3 गुने ऊंचाई कितना है, √3/2 गुने ए, ऐसा दिया हुआ है। तो 2 और 2 कट गया तो क्या बचा है, √3/3 ए हो गया। तो एक तरह से ये जो अर्धव्यास निकलेगा, ये वाला अर्धव्यास, वो क्या होगा फॉर्मूला, √3/3 गुने ए। हालांकि इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/√3 ए भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि ऐसा लिखा जाए, क्योंकि रूट ज़्यादातर नीचे में लिख करके कोई मैथ नहीं बनाया जाता। जब भी होता है तो हम लोग को ऊपर में ही रूट रहना चाहिए, उसको एक तरह से परिमेय, माना अगर नीचे में रहता भी है तो उसका परिमेयीकरण करके हम लोग ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखिए यहाँ, अब यहाँ आता है परिवृत्त की परिधि का बात करते हैं। तो चूंकि इसमें हमको अर्धव्यास निकल गया है, तो अर्धव्यास जब निकल जाएगा तो क्या करेंगे हम, उसके बाद फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम परिधि निकालने के लिए 2πr होता है, r के जगह पर क्या रख देंगे, ये वाला रख देंगे, ठीक है, ये वाला रख देंगे। तो r के जगह पर रख करके जो कैलकुलेशन होगा कर लेंगे। इसी तरह से क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ऐसे ही कैलकुलेशन करके कर देंगे, अब जो आएगा इधर ये होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से परिवृत्त के लिए हमको समझ में आ गया। अब हम इसमें देखते हैं कि
परिवृत्त में ही कुछ स्पेसिफिक केस भी है, जैसे समकोण त्रिभुज का अगर परिवृत्त का बात करते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज के लिए अगर परिवृत्त का बात करते हैं तो इसमें थोड़ा और शॉर्ट तरीके से हम समझ सकते हैं अपने से करके। क्या कि देखिए, एक्चुअली समकोण त्रिभुज में जैसे ए बी सी है और ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, ये एक्चुअली यही व्यास है इसका। समकोण त्रिभुज में जब भी समकोण त्रिभुज अगर किसी वृत्त के अंदर बनता है, और अर्थात कि परिवृत्त अगर उसके कोई समकोण त्रिभुज के परिवृत्त लेते हैं तो उसमें जो उसका कर्ण होता है, कर्ण माने हाइपोटेन्यूज, वही उसका व्यास होता है। ये यहाँ पर कर्ण भी है और इस वृत्त के लिए क्या है, ये व्यास है। तो एक तरह से हमको अगर इसमें सिंपल खाली हम समझाए हैं, इसमें कोई फॉर्मूला लेने का जरूरत नहीं है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स अगर हमको दिया हुआ कि इस तरह का कि एक लंब दिया हुआ हमको यहाँ और ये आधार दिया हुआ, ये वाला दिया हुआ, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। और कर्ण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो वो एक्चुअली पाइथागोरस फॉर्मूला के अनुसार से कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके क्या निकालेंगे, हम कर्ण निकालेंगे। जो कर्ण निकलेगा वही क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, जो कर्ण निकलेगा वही क्या होगा, व्यास हो जाएगा, अर्थात डी हो जाएगा। तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे, और आर निकालेंगे तो क्या होगा, डी/2 हो जाएगा एक तरह से। तो एक तरह से जो आर निकलेगा वो उसका कर्ण ही हो जाएगा। जब आर निकल जाएगा तो बाकी जो परिसीमा, परिधि जो भी निकालना है, परिधि या क्षेत्रफल जो निकालना होगा वो हम अपना आराम से निकालेंगे जो वृत्त के फॉर्मूला के आधार पर। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हमको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रैक्टिकली जब मैथ बनेगा तो उसी तरह से हम कर लेंगे। कभी कभी इसी तरह का एक आ जाता है कि अगर हमको विषम बाहु के लिए भी अगर परिवृत्त दिया हो, तो सामान्यतः यदि विषम बाहु का रहेगा तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने में दिक्कत होता है। वो इंस्टेंटली वहाँ पर ही क्वेश्चन को दिखा करके हम कुछ ट्रिक बता देंगे जो मैंने एक्सरसाइज के टाइम में होगा। ठीक है, एक्सरसाइज वाला वीडियो में। अब उसके बाद हम बात करते हैं अंतःवृत्त के लिए। ठीक है, अंतःवृत्त के लिए क्या है, वैसे ही ज़्यादातर समबाहु त्रिभुज के लिए अंतःवृत्त का होता है। तो समबाहु त्रिभुज में ये मान लीजिए बाहर बाहर का भुजा है और भीतर में ये वृत्त है, तो इसके लिए अगर भुजा इसका अगर ए है तो ऊंचाई ये रहेगा, √3/2 इंटू ए हो जाएगा। अब अंतःवृत्त का जो अर्धव्यास है वो कैसे निकलेगा, तो इसमें देखिए अंतःवृत्त का अर्धव्यास एकदम उसी तरह से अगर सोचेंगे जिसमें वो जो पहले वाला सोचे थे वैसे ही, तो यहाँ से यहाँ तक ये हुआ और यहाँ से यहाँ तक ये हुआ, तो ये वाला एक तरह से अर्धव्यास हो गया, ये वाला इधर वाला। इसका मतलब कि जो उसमें समझे थे वही भाग, इधर वाला भाग 2 भाग है और इधर वाला भाग 1 भाग है। क्यों, क्योंकि ये एक प्रकार से ऊंचाई हो गया, और ऊंचाई का जब बाहर बाहर वृत्त होता है, जैसे इधर से अगर वृत्त हो रहा था बाहर बाहर वृत्त, ठीक है, तो बाहर बाहर वृत्त होने पर एक्चुअली क्या था कि ये जो बाहर बाहर वृत्त हो रहा था तो उसमें क्या था, यहाँ से कि ये वाला जो भाग था ये अर्धव्यास हो रहा था, और जब अंदर वाला होगा तो ये वाला भाग अर्धव्यास होगा। तो हम जो ऊंचाई को 2:1 में जो बांटते हैं, क्योंकि मध्यमा एक तरह से ये यहाँ पर गुरुत्व केंद्र हो जाएगा और इसका ऊपर वाला भाग 2 भाग होगा और इसका नीचे वाला भाग 1 भाग होगा, जो अभी हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ कि, ठीक है, अब देखिए कि इसमें से ये जो 1 भाग हुआ, तो हम ऊंचाई जो हमारे पास √3/2 इंटू ए है उसको क्या करेंगे, 1 भाग मतलब 3 भाग में से 1 भाग में बांटेंगे तो 1/3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पर करके अर्धव्यास के लिए निकाले हैं। अब इसको सामान्यतः गुना करेंगे तो √3/6 गुने ए हो जा रहा है। अब देखिए ये जो अर्धवृत्त की परिधि अगर हमको निकालना हो, तो अब जब अर्धव्यास निकल गया है तो उसकी जगह पर 2πr के जगह पर r के जगह पर ये रख देंगे। कैलकुलेशन करना फिर आपका काम है और कैलकुलेशन हो भी जाएगा इजीली। फिर उसी तरह से क्षेत्रफल निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला रख देंगे। तो ये हो गया। इसके बाद अब देखते हैं हम कि एक रिंग निकालने में ज़्यादातर वृत्त जो होता है, वृत्त अगर 2 वृत्त, जैसे देखिए एक रिंग का बारे में समझते हैं पहले से कि इस प्रकार से वलय आकृति अगर बना हुआ, ये वाला भाग चौड़ा कुछ ऐसे है, गोल है लेकिन इसका बीच का खाली है और यहाँ पर कुछ रखा हुआ है। तो इस तरह का यदि माने अगर कोई चित्र दिया हुआ है तो हम इसमें 2 तरह का अर्धव्यास पाएंगे, एक भीतर का अर्धव्यास पाएंगे और एक यहाँ से लेकर के बाहर का अर्धव्यास पाएंगे। क्या समझिए, तो इसका मतलब एक इसमें मिलेगा हमको बाहरी अर्धव्यास, ठीक है, हम अगर मान ले उसको R1 और एक मान लेंगे भीतरी अर्धव्यास, ठीक है, तो एक तरह से हो गया ये R2।
सामान्य तौर पर सामान्यतः हो गया कि R1 जो हो R2 से बड़ा होगा, माने ये हो गया R1 और ये हो गया R2। अब देखिए कि इसमें से हम क्या करेंगे, अगर परिधि का भी बात करें तो सिंपल तरीके से ही हम समझ सकते हैं कि इसमें बाहरी परिधि अलग से निकाल देंगे, बाहरी परिधि तो 2 पाई R1 हो जाएगा, 2 पाई R1। और अगर इसमें भीतरी परिधि निकालेंगे तो 2 पाई R2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अगर हम इसमें से कुछ जैसे दोनों में अंतर करना हो तो इसमें घटा करके कर लेंगे। सामान्यतः इसमें कुछ अलग अलग प्रश्न नहीं रहता है, क्षेत्रफल संबंधी यहाँ का क्षेत्रफल के लिए पूछता है कि ये वाला क्षेत्रफल जो है क्या होने वाला है। तो इसमें बाहरी क्षेत्रफल में से तो वलय का क्षेत्रफल डायरेक्ट पूछता है कि वलय का क्षेत्रफल क्या होने वाला। परिधि का अंतर ज़्यादा पूछता नहीं है, परिधि का अंतर में अपने से देख लेना है। तो वलय का क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो इसमें क्या होगा कि बाहरी जो क्षेत्रफल है उसमें क्या करेंगे, भीतरी क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो बाहरी क्षेत्रफल होगा पाई R1 स्क्वायर और भीतरी क्षेत्रफल होगा पाई R2 स्क्वायर। तो इसमें पाई कॉमन कर लेते हैं, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बच जाएगा। तो इसको क्या करेंगे ना, पाई कॉमन करके R1 माइनस R2 और एक तरह से इंटू में R1 प्लस R2 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा क्या हमको वलय के लिए, क्षेत्रफल के लिए, ठीक है। और बाकी फिर इंस्टेंट जब क्वेश्चन आएगा उसके अनुसार से फिर प्रैक्टिस में ही कुछ ट्रिक दिए जाते हैं, क्योंकि पहले से सब फॉर्मूला बना देंगे। अगर सभी ट्रिक अगर फॉर्मूला बन जाता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि ट्रिकी मैथ्स होता है, एक्चुअली कॉन्सेप्ट जिसके पास नहीं होगा उसके ट्रिक नहीं बन सकते हैं, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट होता है तभी ट्रिक भी बनता है, और कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद हम ट्रिक करते हैं तो समझ में भी आता है। अदरवाइज फिर रटने का बोझ यदि आ गया तो फिर मैथ का एक परेशानी बना हो रहता है, ठीक है। अब हम चतुर्भुज के परिवृत्त का थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। और ज़्यादातर इसमें जब चतुर्भुज के परिवृत्त का बात करते हैं तो उसमें वर्ग ही ज़्यादा होता है, वर्ग का ही बारे में ज़्यादा होता है। वैसे उसके अलावे भी आप देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वर्ग ही होता है। मान चित्र बनाया हुआ जो रहता है उसमें वर्ग के लिए हम लोग के पास क्वेश्चन रहता है। तो वर्ग में यदि देखिए ये अगर परिवृत्त है तो परिवृत्त होने की स्थिति में सॉरी यहाँ पर ये देखिए ये वाला अंतःवृत्त है, ये वाला क्या है, अंतःवृत्त है इसका, ठीक है, ये वाला। और ये क्या है, परिवृत्त है, माने वर्ग का परिवृत्त है। तो इसका वर्ग का यदि परिवृत्त हो तो इसमें जो ऐसे खिंचाएगा ये एक प्रकार से इस वर्ग का विकर्ण जो होगा ये एक तरह से वृत्त का व्यास हो जाएगा। बस ये वाला कॉन्सेप्ट हमको देख लेना है कि इसका वर्ग का जो विकर्ण होगा वो वृत्त का क्या होगा, व्यास हो जाएगा। बस ये विकर्ण अगर वर्ग का भुजा दिया हुआ हमको, वर्ग का अगर भुजा दिया हो तो उससे हम पहले विकर्ण निकाल लेंगे, और जो विकर्ण निकलेगा वो व्यास हो जाएगा, व्यास का आधा करेंगे तो अर्धव्यास हो जाएगा, और उससे फिर परिधि और क्षेत्रफल जो निकालना होगा निकल जाएगा। और अंतःवृत्त का जब बात करेंगे तो इसका जो भुजा है अंतःवृत्त का, देखिए ये वाला जो भुजा है, यही लाइन अगर यहाँ पर हम खींच दे तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, ये वाला के बराबर ये जो हो जाएगा। तो एक तरह से अंतःवृत्त में क्या होता है कि जो वर्ग की जो भुजा है वही एक तरह से अंतःवृत्त का अर्धव्यास है, ठीक है कि नहीं। तो बस अब इसका मतलब कि हमको वर्ग का भुजा दिया रहेगा तो हम अंतःवृत्त का अर्धव्यास उसको समझ लेंगे और उससे आधा निकाल लेंगे तो व्यास निकल जाएगा। बाकी फिर क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है लगा करके इसमें कर देंगे। तो फिलहाल आज का जो वीडियो है इतना ही कर रहे हैं, इसमें हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। और कुछ जो एक्स्ट्रा इसमें है, एक टॉपिक ऐसे देख सकते हैं, ये है कि खर्च संबंधी इसमें ज़्यादातर फॉर्मूला किया जाता है, ठीक है, खर्च संबंधी फॉर्मूला इसमें। तो वो हम एक्सरसाइज करते हुए कर लेंगे कि खर्च जैसे कहीं पर ऐसे निकालना होता है तो जैसे कभी कभी करता है कि अगर कोई घेरा बना रहा है, परिधि ऐसे बाहर से किसी चीज़ का घेरा कर रहा है तो उसको घेरा बनाने में कितना खर्च लग रहा है। कभी कभी बोलेगा कि कोई वृत्ताकार है तो उसको अगर ज़मीन ही है तो उसको जोतने में कितना खर्च लग रहा है। और खर्च संबंधी जब माने सूत्र निकालना होता है तो ये फॉर्मूला लेकिन सबके लिए लगभग कॉमन होता है कि खर्च संबंधी जब हम बात करते हैं, ठीक है, सूत्र का, तो उसमें हमको कुल खर्च अगर परिधि से संबंधित हमको निकालना है, माने परिधि दिया हुआ माने घेरा से संबंधित, तो उसमें क्या करते हैं, परिधि गुने प्रति इकाई खर्च। प्रति इकाई जैसे माने मीटर के हिसाब से बोलेगा 1 मीटर का खर्च इतना है तो
पूरा घेरा लगाने का खर्च कितना होगा, तो उसका क्या करेंगे, परिधि गुने प्रति इकाई खर्च कर देंगे। इससे कभी हमको परिधि निकालना होगा तो हम निकल सकता है कि कुल खर्च में अगर हमको प्रति इकाई खर्च से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, परिधि निकल जाएगा। और सेम इसी तरह से अगर हमको कुल खर्च ही निकालना हो, अगर इसके जगह पर परिधि के जगह पर अगर हमको क्षेत्रफल लेकर करना है तो यहाँ पर क्षेत्रफल कर देंगे इस जगह पर, परिधि की जगह पर, और प्रति इकाई खर्च की जगह पर वहाँ पर क्या करेंगे, प्रति वर्ग इकाई खर्च कर देंगे। ठीक है, तो उससे फिर क्षेत्रफल निकल जाएगा। मतलब ऐसे कि क्षेत्रफल बराबर निकल जाएगा डायरेक्ट, फिर कैसे कि कुल खर्च बटे प्रति वर्ग इकाई खर्च, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हम चाहेंगे तो कुल खर्च संबंधी ये फॉर्मूला लेकिन सब जगह एप्लीकेबल है, दूसरे माने किसी भी आकृति के लिए भी एप्लीकेबल है, चाहे तो वर्ग हो या फिर चतुर्भुज का हो या त्रिभुज का हो, किसी के लिए भी उसमें आकृति में ये खर्च के लिए फॉर्मूला जब लगेगा तो इसी तरह का फॉर्मूला होगा। तो ठीक है, आज का जो वीडियो है ये कॉन्सेप्चुअल बेस था, इतना ही हम कर रहे हैं, और इसके नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इस पर फिर क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है।